हेलो एवरीवन। बीएससी फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होता है, या फिर विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत। विशिष्ट ऊष्मा के जो सिद्धांत के लिए हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखा था पहले, और उसके बाद ड्यूलॉन्ग पेटिट का नियम या फिर क्लासिकल थ्योरी भी हमने देखी थी। क्लासिकल थ्योरी हमें ये बताता है कि जो सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट होती है, मतलब कि स्पेसिफिक हीट इक्वल होती है 3R के। आर क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ही है, सिंपल। तो स्पेसिफिक हीट अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट एक्सपेरिमेंटली हमको रिजल्ट कुछ और ही मिला था। एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट हमको क्या मिला था कि नॉर्मल टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट 3R के बराबर होती है या कांस्टेंट होती है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम होती जाती है, और डिफरेंट मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। और एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट भी ज़ीरो होती है, ये कहे थे हम। ये हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखा था जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ड्यूलॉन्ग पेटिट ने बताया कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ड्यूलॉन्ग पेटिट का नियम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। या फिर ये कह सकते हैं कि ड्यूलॉन्ग पेटिट का नियम केवल नॉर्मल टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर को ही एक्सप्लेन कर सका, इसलिए इसको क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। लेकिन लो टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने एक नियम दिया 1905 में, इसको हम कहते हैं आइंस्टीन थ्योरी या आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। तो आइंस्टीन ने भी यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लेकर चला था कि जो प्रत्येक ठोस है बहुत अधिक संख्या में परमाणुओं से मिलकर बना है। 1 किलोग्राम परमाणु ठोस में n परमाणु होते हैं, n एवोगैड्रो नंबर है। सेम कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन उसको क्लासिकल से एक्सप्लेन किया गया था ड्यूलॉन्ग पेटिट के द्वारा। यहाँ पर केवल क्वांटम नियम अप्लाई किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। ठोस में परमाणु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और एटम की जो वाइब्रेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको न्यू से लिखते हैं। और हर एक परमाणु की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? सेम होती है, और इसको हम कहते हैं आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी या आइंस्टीन आवृत्ति। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है प्रत्येक परमाणु की वो 3 होगा। परम शून्य ताप पर परमाणु की काल्पनिक ऊर्जा 0 होती है। यहाँ पर ये जो शून्य ऊर्जा होती है ये प्लांक ने जब पहले दिया था नियम इनिशियली 1900 में, तब ये एनर्जी शून्य माना जाता था। लेकिन जब बाद में थोड़ा सा चेंज हुआ, आइंस्टाइन ने श्रोडिंगर ने इस चीज़ को चेंज किया था कि क्वांटम मैकेनिकली किसी भी सिस्टम की एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती, उसको ज़ीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, उसकी भी कुछ वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये बस लिया गया था एनर्जी ज़ीरो होती है। और यहाँ पर जो एटॉमिक ऑक्सीलेटर है उसकी जो एनर्जी कंटिन्यूस ना होकर वो डिस्क्रीट है, और न्यू आवृत्ति के दोलित्र की ऊर्जा एच न्यू का सरल गुणक होती है, मीन्स ई एन इक्वल टू एन एच न्यू। ये प्लांक का सिद्धांत ही है। एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर एक नया पॉइंट ऐड किया था क्या कि ये जो परमाणु है दोलित्र एक जैसे होते हुए भी प्रभेद्य हैं, डिस्टिंग्विशेबल है। अतः ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का पालन करते हैं। ठीक है, जो एटॉमिक ऑक्सीलेटर हैं वो क्या है? डिस्टिंग्विशेबल हैं और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का पालन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हर एक ऑक्सीलेटर के लिए उसके एक नाम फिक्स कर दिया, उसकी एक एनर्जी फिक्स कर दी। मान लेते हैं कि यहाँ पर N0 N1 N2 कोई ऑक्सीलेटर्स हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है N0 के करस्पॉन्डिंग 0 है, N1 के करस्पॉन्डिंग एच न्यू है, N2 के करस्पॉन्डिंग 2h न्यू है, N3 के करस्पॉन्डिंग 3h न्यू है, फिर डैश 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 सेम है। तो यहाँ पर परमाणु दोलित्र की जो संख्या है वो N0 N1 N2 N3 लाइक दैट है। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के सांख्यिकी के नियम के अनुसार परमताप T पर आर एच न्यू ऊर्जा वाले दोलित्रों की संख्या एन आर इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर एच न्यू अपॉन के टी होती है। मतलब कि ये आपका बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल वितरण नियम है
कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को ही हमने क्या माना है, ऑक्सीलेटर या दोलित्र, तो उनके लिए हम इसको n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आप चाहें तो r की वैल्यू रख दीजिए सिंपल। r की वैल्यू अगर आप 1 2 3 4 5 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप की कुल दोलित्रों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स n इक्वल टू एन नॉट प्लस एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। इसको आप सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपको ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर n इक्वल टू एन नॉट अपॉन वन माइनस एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी। ये क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, h क्या है प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑक्सीलेटर। अब टोटल एनर्जी की बात करें तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर हो सकते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी भी हो सकती है। तो आपको बताया गया कि एन नॉट के करस्पॉन्डिंग 0, एन वन के करस्पॉन्डिंग एच न्यू, एन टू के करस्पॉन्डिंग 2h न्यू, सेम एस। तो इसके लिए टोटल एनर्जी होगी वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी, E इक्वल टू एन नॉट इंटू जीरो, एन वन इंटू एच न्यू, एन टू इंटू 2h न्यू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो टोटल एनर्जी आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी, एन नॉट एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी होल स्क्वायर। तो इसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है, एवरेज एनर्जी ही निकालनी है जैसे हमने ड्यूलोंग पेटिट के नियम में निकाला था। तो एवरेज एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशियो बिटवीन टोटल एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स। तो आप वैल्यू रख दीजिए, हमने दोनों चीज़ें निकाली हैं, लास्ट में एवरेज एनर्जी निकल जाएगी। ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हम क्या करेंगे, सामने 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। अब फिर सिंपल सा आपको बताया गया कि 1 किलोग्राम परमाणु के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज एनर्जी निकालने के लिए या फिर इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सामने कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इसको निकाल लीजिए। अगर आपके पास इंटरनल एनर्जी आ जाती है तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट, ये वाला देखिए। एक बार टेम्परेचर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन है और कुछ नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप देखेंगे लास्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको CV की वैल्यू ये वाली आएगी। अब ये देखिए किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आइंस्टाइन ने जब इसको सॉल्व किया था तो उन्होंने ये मान के चला था कि इसको जो है एच न्यू बाई के दिख रहा होगा आपको यहाँ पर जो एच न्यू बाई के दिख रहा है उसको माना था उन्होंने थीटा। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसको हम टेम्परेचर फंक्शन के रूप में बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं आइंस्टीन टेम्परेचर। और ये क्या है, किसी भी तो उसका एक अभिलाक्षणिक गुण होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर एच न्यू बाई के की, तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आपको मिलेगा। तो इसके बाद आइंस्टीन ने इसके लिए ग्राफ खींचा था CV और टेम्परेचर T के रिस्पेक्ट में। देखिए आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब कि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो CV है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है T² के, और साथ में एक्सपोनेंशियल के प्रोपोर्शनल भी दिख रहा है। तो अगर आप इस टाइप का कुछ ग्राफ खींचते हैं तो आपको इस तरह का कुछ मिलता है। और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ परिस्थितियाँ लगा देते हैं और इसके बेसिस पे आइंस्टीन ने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जब हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे एंड नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये 3 कंडीशन लेके चले थे। तो हम कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं। परिस्थिति 1 या कंडीशन 1, अति उच्च ताप पर हाई टेम्परेचर पे जब कैपिटल T ग्रेटर ग्रेटर देन हो थीटा के, तब थीटा बाई टी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा आपका, ये जो फंक्शन दिख रहा है ये किस तरह से चेंज हो जाएगा,
आप देख सकते हैं नीचे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल थीटा बाई टी क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा या फिर 1 प्लस थीटा बाई टी के इक्वल हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ये। इसको आप सॉल्व कीजिए तो सी वी क्या आ गया आपका, 3R के बराबर आ गया लगभग। इसका मतलब क्या हुआ, आइंस्टाइन ने क्या बता दिया, हाई टेम्परेचर पे जो सी वी होता है या स्पेसिफिक हीट होता है वो कांस्टेंट होता है, जो ड्यूलॉन्ग पेटिट के नियम के अकॉर्डिंग सही भी है या एक्सपेरिमेंटली सही भी है। आइंस्टीन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लिया। अब इसके बाद आइंस्टीन ने क्या किया, लो टेम्परेचर पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, लो टेम्परेचर पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इसको देखते हैं कि आइंस्टीन एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं। अति निम्न ताप पर जब टी लेस देन हो थीटा की, तो थीटा बाई टी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास फंक्शन था, जो सी वी का जो फॉर्मूला था वो इसमें कन्वर्ट होगा, और इसमें कन्वर्ट होगा तो आप ग्राफ खींचेंगे अगर, तो आपको क्या मिलेगा कि लो टेम्परेचर सी वी का मान भी शून्य की ओर घटता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते जाएं। तो जो सी वी का मान है वो भी घटता जाता है, मीन्स टी टेंस टू ज़ीरो देन सी वी टेंस टू ज़ीरो। मतलब कि ये एक्सप्लेन कर सक रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ये जो लॉ है आइंस्टीन का, वो पूरी तरह से एक्सप्लेन तो कर सक रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल दिक्कत ये आ रही है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे पास क्या थे कि सी वी जो प्रोपोर्शनल था टी के, या सी वी जो प्रोपोर्शनल था टी क्यूब के। लेकिन जो आइंस्टीन का फंक्शन आ रहा है वो किसके आ रहा है, देखिए ध्यान से, एक्सपोनेंशियल के प्रोपोर्शनल है। तो ये टी क्यूब जो है या टी फंक्शन है लगभग एक्सपोनेंशियल के जैसे ही फंक्शन है, लेकिन एक्सपोनेंशियली नेचर नहीं है एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, थीटा के डिफरेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि थीटा की डिफरेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको क्या मिल रहा था, टेम्परेचर के साथ रिलेशन मिल रहा था। तो आइंस्टीन ताप वह ताप है जिससे कम ताप पर विशिष्ट ऊष्मा ताप के साथ परिवर्तित होती है, जिससे अधिक ताप पर विशिष्ट ऊष्मा नियत होती है, ये कह रहे हैं। और यहाँ पर जो आइंस्टीन ताप है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। तो आइंस्टीन का जो नियम है इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी, एक्सप्लेन पूरा तरह से कंप्लीट ग्राफ को कर भी रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आइंस्टीन जो है वो, आइंस्टीन का सिद्धांत है वो गुणात्मक रूप से निम्न तापों पर ठोस की परमाणुक विशिष्ट ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन की व्याख्या करता है। लेकिन आइंस्टीन का सी का मान प्रायोगिक मान से मेल नहीं खाता है, प्रायोगिक मान से मेल नहीं खाता है, ये मैंने आपको जो अभी बताया। ठीक है, सी वी जो है आपका इस तरह से नेचर का आ रहा है, देखिए यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में तो सी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी था, सी वी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब था, उस टाइप का कुछ नेचर आना चाहिए था। लेकिन वो डायरेक्ट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ ही नहीं रहा है, या टेम्परेचर की घात 3 के प्रोपोर्शनल आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि इसकी गुणात्मक रूप से व्याख्या करता है लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल को आसानी से एक्सप्लेन कर सक रहा है। कुछ धातुओं जैसे तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि में निम्न ताप पर परमाणुिक विशिष्ट ऊष्मा सीवी के ताप घटने की दर आइंस्टीन सिद्धांत द्वारा प्राप्त दर की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब कि यही आपको बताया कुछ स्पेशल मटेरियल के लिए उसको वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आइंस्टीन की आवृत्ति और आइंस्टीन ताप के मान अनुभविक तौर पे लिए गए हैं, एम्पिरिकली लिए गए हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। मतलब कि इसको हम एक मनमाने ढंग से लिया गया ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन ताप होता है या फिर आइंस्टीन आवृत्ति होती है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है। यह परिकल्पना कि ठोस के सभी परमाणु अलग अलग स्वतंत्र रूप से समान आवृत्ति के कंपन करते हैं वास्तविक तथ्यों की व्याख्या करने में असमर्थ है। तो मतलब कि समान आवृत्ति से दोलन करते हैं ये सही है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। ये जो ड्यूलॉन्ग पेटिट ने भी यही कहा था, आइंस्टीन ने भी यही कहा है। मतलब कि जो ऑक्सीलेटर्स हैं वो इस तरह से कुछ हैं और इनके बीच एक स्प्रिंग लगी होती है, और आइंस्टीन या ड्यूलॉन्ग पेटिट ने यही कहा है कि अगर मैं इसको अगर डिस्टर्ब करूं, ये दोलित्र करेगा, आवृत्ति सभी की समान होगी, ये भी इस तरह से वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा,
ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी का असर इस पे नहीं पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा, और वो स्वतंत्र रूप से दोलन कैसे कर सकेंगे फिर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसमें। तो ये आपको सभी को क्लियर होगा। तो 1912 में इन सब का जो प्रॉब्लम्स थी या फिर जो एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही थी आइंस्टीन या डुलोंग पेटिट, उसी का सॉल्यूशन वैज्ञानिक डिबाई ने दिया था। यहाँ पर उन्होंने ये मान के चला था कि परमाणु दोलित्र एक दूसरे के से स्वतंत्र रूप से तथा समान आवृत्ति से दोलन नहीं करते, बल्कि वो परस्पर युग्मित होते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे के इफेक्ट डालते हैं। अगर एक परमाणु अपने नेबरिंग परमाणुओं पर कुछ ना कुछ असर डालता है फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम युग्मित युग्मित दोलन कहते हैं। वे एक निश्चित आवृत्ति परास में ही दोलन करते हैं। निश्चित आवृत्ति परास में दोलन करते, ये वर्ड सही है। समान आवृत्ति से दोलन करना मतलब कि ये क्या होता है, एक एम्पेरिकली ले लिया गया, मतलब अपने अकॉर्डिंग अनुभविक तौर पे ले लिया गया, ऐसा हो जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर कोई भी डाउट होता है इससे संबंधित आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू।